जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर वीक में कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड करें जो आपके आने वाले यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर हो और आपको वो एक अच्छा स्कोर दिला सके। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन। दोस्त कहते हैं कि कुछ रातें इतिहास रच देती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ 15 अगस्त 1947 की रात को। भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पे दो अलग राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता की रस्में 14 अगस्त को इसलिए कर दी गई कराची में, क्योंकि जो उस समय के आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे लुइस माउंटबेटन, वो कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। लेकिन पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को मनाया गया। भारत के विभाजन से करोड़ों लोगों को प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1,46,करोड़ शरणार्थी बने और अपने घर को छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालने और राज करों की नीति का अनुसरण किया है। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदू के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदू को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने लगे हैं। इसलिए जब भारत में आजादी की भावनाएं बहुत तेजी से उभरने लगी, तो आजादी की लड़ाई को नियंत्रित करने के लिए दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ लग गई। अब आइए जानते हैं विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो हुई कैसे आखिर। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून को प्लान किया गया। ये माउंटबेटन की योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल लैडक्लिनन ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इस इलाके में भारत और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके में पाकिस्तान भी शामिल किया गया। 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इनमें 565 राज्यों को आजादी दी गई कि वो चुने कि भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहते हैं। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर अपने देश चुने। जिन राज्यों के शासक ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनका एकीकरण में काफी विवाद हुए। देखिए, भारत में राजनीतिक एकीकरण विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। एक बहुत ही विवादास्पद कहानी है, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि जो माउंटबेटन की वाइफ थी, उनका नेहरू जी से कुछ संबंध था। तो ये एक तथाकथित बात है, इतिहास में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। ये लोगों ने कुछ भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। तो अगर आप पेपर में लिखने जाएं तो ऐसी बातों का गलती से भी मेंशन मत करिएगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का ये कुछ विवाद क्या हुआ था। देखिए, आजादी में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है वो किसी से छुपी नहीं है। सरदार पटेल ने देश को अलग अलग खंडों में बंटने से बचा लिया। सरदार अगर आज वो नहीं होते उस समय पे, तो आज हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली जाने के लिए वीजा के लिए अप्लाई करना होता और वीजा ऑन अराइवल होता, ठीक है, और कहीं कहीं भी वीजा भी ना मिलता। तो अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो जो वहां के नवाब थे उन्होंने, क्योंकि हैदराबाद में आज भी ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, तो हैदराबाद के नवाब ने सीधा से मना कर दिया। तो सरदार पटेल का सीधा सा सिद्धांत था, एक हाथ में मिठाई दूसरे हाथ में लाठी। अब जो आपको पसंद हो वो चूज करें।
तो रातों रात हैदराबाद को भारतीय फौजों ने घेर लिया और उस पे कब्जा कर लिया गया और बाद में उसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया। कुछ ऐसी घटनाओं के बाद जो कुछ राजाओं के मन में शंका थी, जो कुछ ऐसे प्रयास करने के प्रयत्न में थे कि हम चलो ऐसा कुछ करेंगे, उन्होंने ये चीजें छोड़ के भारत में ही मिलना एक ठीक समझा। फिर एक और नियम लाया गया कि जो राजा मिले हैं उनको आखिर हम एडवांटेज क्या दे, क्योंकि राजाओं के मन में एक भेदभाव था कि भैया अगर हम राज्य अपना दे देंगे हम फिर करेंगे क्या, हम किस बात के राजा। तो उनको कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड किए गए कि जैसे आपको एक लेवल मिलेगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगी या कुछ पैसे मिलेंगे मंथली। तो कुछ ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे जो राजाओं के मन में शंका थी वो थोड़ा सा हटी और इजिली भारत एक हो पाया जो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। फिर अगर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के उस समय के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने अलग राष्ट्र की मांग की और सरदार पटेल का कुछ खास दबाव वहां पे चल नहीं पाया, तो भारत ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान को जब 55 करोड़ रुपए मिले तो उसके पास एक अलग ही जुनून सवार हो गया कि भैया अब हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो क्यों ना जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं तो क्यों ना उसको हम अपने देश में शामिल कर ले। तो पाकिस्तान की सेनाएं जम्मू कश्मीर में घुस गई। जम्मू कश्मीर में घुसने के बाद जो वहां के राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि जिसमें उन्होंने भारत को सिक्योरिटी का अधिकार दिया जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने ये मत रखा कि हमें एक अलग प्रदेश का दर्जा मिले। तो उसी के आधार पर धारा 370 लाई गई। इसके कुछ प्रावधान हैं। पहला प्रावधान कि जम्मू कश्मीर में खुद की न्याय व्यवस्था होगी, यानी खुद का कोर्ट होगा, खुद की इलेक्शंस होंगे, खुद सारी चीजें करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे और उनके पास एक और नागरिकता होगी जो कि खुद जम्मू कश्मीर की होगी। जम्मू कश्मीर का एक अलग राष्ट्र ध्वज होगा और भी बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड की गई। तो चलिए आइए हम फिर जानते हैं अपने टॉपिक पे। एक चीज और रह गई कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, आखिर इसका विवाद क्या था। तो थोड़ा सा हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं, एक ऊपर ऊपर से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद पाकिस्तान ने एक मांग रखी कि हमें एक रोड चाहिए जो कि डायरेक्ट, एक सीधा, मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूं। ये कुछ ये कुछ इस प्रकार से होगी और उनका ये कहना था कि ये रोड हमें दिया जाए, और क्योंकि जो उनका ट्रेवल डिस्टेंस था वो समुद्री मार्ग से था और उधर से अगर उनको जाना हो तो उनको चाइना होके जाना पड़ता, जो कि पॉसिबल था नहीं। तो समुद्री मार्ग से जाने में उनका टाइम कंजप्शन कुछ बहुत ही ज्यादा था। तो जम्मू, जो पाकिस्तान था, उनकी ये मांग हुई भारत सरकार से कि हमें भैया एक रास्ता दो आप। पर भारत सरकार ये चीज बहुत बेहतर से जानती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये बात बहुत बेहतर से जानते, सॉरी, इंदिरा गांधी ये बात बहुत बेहतर से जानती थी कि अगर ये हुआ तो भारत के दो टुकड़े होना तय है, क्योंकि बीच में एक बॉर्डर टाइप की लाइन खिंच जाएगी, भले वो चाहे रोड ही क्यों ना हो। तो ये चीज तो पॉसिबल थी नहीं। फिर पाकिस्तान का जो रवैया था पूर्वी पाकिस्तान के लिए, जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसका जो रवैया था पूर्वी पाकिस्तान के लिए, वो उनको एक अलग ही कैटेगरी के लोग मानते थे। उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे इस समय वर्तमान में उनके बलूचिस्तान प्रांत में हो रहा है। बलूचों की मांग है भैया हमको अलग करो, क्योंकि पाकिस्तान सरकार उनको ध्यान ही नहीं दे रही है।
तो ये चीज पॉसिबल तो थी नहीं। तो फिर यहाँ से जंग हुई और उसके बाद फिर भारत में इमरजेंसी भी लागू हुई। तो थोड़ा सा ये टॉपिक भी क्लियर करना जरूरी था। अब आइए जानते हैं कि आखिर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संपत्ति का बंटवारा कैसे किया गया। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजें, जबकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था और दावा और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। जो गांधी जी थे उन्होंने अनशन कर शुरू कर दिया सिर्फ इसलिए कि भारत को एक 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने तो वो राशि जल्दी दी जाए। और उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी छुड़ा हुआ था। भारत सरकार को इस दावे के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उस समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए अनमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया। तो दोस्त, जो नाथूराम गोडसे थे वो कहीं ना कहीं गांधी भक्त थे। अगर हम उनकी थोड़ा सा जो जीवनी है उनको देखें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि वो उनके भक्त टाइप के थे। पर उनके जो गांधी जी की कुछ कार्य किए गए गांधी जी द्वारा, उनको ये खास रास नहीं आए, क्योंकि उस समय दोनों देश अलग हुए थे। इकोनॉमिकल कंडीशन दोनों की थोड़ा सा अनस्टेबल थी। तो उनका मानना था कि ये पैसे नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की ये अलग मांग थी कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। भारत ने नहीं कहा था कि आप एक अलग राष्ट्र बनाओ। खैर, जो दंगे हुए उस पर जानते हैं। बहुत से विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा से पहले विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सिर पर आ गई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं थे। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जान गई। बहुत से लोग घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए। कुछ दंगों में तो यह कुछ यात्रा करना भी मुश्किल हो गया था। आलोचकों का यह मत है कि आजादी के समय हुए नरसंहार व अशांति के लिए अंग्रेजों द्वारा समय पूर्व सत्ता अनिष्ट करने के शीघ्र और तत्कालीन नेतृत्व को दूरदर्शी उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब आइए जानते हैं जो लोग यहाँ से वहां गए आखिर इनका क्या सीन था, यानी जन स्थानांतरण। सॉरी, थोड़ा सा मेरी हिंदी कमजोर है। विभाजन के बाद ही महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जंग स्थानांतर हुए। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला कि सुनिश्चित किया कि अगर मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सके। सीमा रेखा तय होने के बाद लगभग 145 करोड़ लोग ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान आए और 72,94,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़ के भारत आए, जिसमें 78% स्थानांतरण जो हुए वो
मुख्यतः पंजाब में हुआ। तो दोस्त, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नए जहाँ तक हमारा मानना है कि आने वाले एग्जाम में ये हमेशा से पूछा जाता रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखें, तो आइए जानते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमपीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।